हमेशा जब प्रदेश या केंद्र में कमजोर सरकार आप बनाओगे तब आम जनता के मुद्दे हल होंगे। अगर 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते तो 2 करोड़ काकरोच नहीं पैदा हो जाते। तो आप बताओ मुझे, क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं कि चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया जाएगा। कुछ लोग तो शादी करके जो है छोड़ के चले आते हैं। उसने तो शादी ही नहीं किया कि हाँ मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। मछली मंत्रालय बना दिए हैं, कभी लोहार मंत्रालय आगे बना देंगे, कभी बढ़ई मंत्रालय बना देंगे और उस जाति का एक नेता को मंत्रालय दे देंगे। आज देख ले चपके हैं, कायले चपके हैं, इतना एक पाव तेल लेकर के ना ऐसे हथवा से रोज ऐसे हिलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल के ऊपर हाथ रखती है उसको धीरे से इसे खा जाती है। तो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये लोग क्या है भारतीय जनता पार्टी के आगे? क्या है आप बता दीजिए। जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है और जय श्री राम बोल के लोग भाजपा घुसा देते हैं चाकू। आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी करने का अधिकार नहीं है सौरभ जी। आप नौकरी वाले रोजगार से संतुष्ट हैं कि सड़क पर आपको फूल बेचना पड़े, उस रोजगार से संतुष्ट हैं। ये इसीलिए लाया गया है ये, क्योंकि जो वाइवा लेने वाले हैं उसमें जो कमेटी बनती है उसमें कभी आपने देखा है कि कोई ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति है? वो तय करते हैं कि मतलब कौन इंटरव्यू लेने वाला कोई ओबीसी एससी एसटी का बैठता है वहाँ पे? नहीं बैठता। इसी ओबीसी क्या ईवीएम का विरोध करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ईवीएम का विरोध करेंगे? क्या बहन मायावती ईवीएम का विरोध करेंगी और वो कहेंगे कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी अगर ईवीएम हटाया गया तो? इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। सवाल बड़ा गंभीर है सौरभ भाई कि मतलब एक पार्टी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। वो गीदड़ों का झुंड है जो एक गीदड़ को शेर की खाल पहना के शेर बनाया हुआ है। और अगर आप नहीं ले आते हो तो आप एनडीए को लात मारो, आप हमारे साथ आओ, इंडिया गठबंधन में आपकी बैठ करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं और दोनों भाई मिल करके यहाँ चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद इनको भगाते हैं और 27 में यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं यूपी में और 29 में टारगेट करके राहुल गांधी को बिठाते हैं वहाँ। चलिए, क्या लगता है कि प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ रिटर्न होंगे, हैट्रिक लगाएंगे, या फिर ये कि मतलब कोई पार्टी जिसके साथ आपका गठबंधन होगा वो आएगी और कुछ काम करेगी? देखिए, अभी हमारे जो नेता हैं वो वैचारिक रूप से बंधे हुए हैं, समाजवादी विचारधारा और सबको साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा, जो जिसका हक जिसको नहीं मिला है आज़ादी के बाद से। लोग कहेंगे कि ये कैसी बात है, हक क्यों नहीं मिल रहा है, यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं सो रहा है, यहीं उठ रहा है। जब तक आम जनता तक पहुंच नहीं होगी तब तक इस सरकार को हमेशा बदलना चाहिए। कभी भी कोई बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। हमेशा जब प्रदेश या केंद्र में कमजोर सरकार आप बनाओगे तब आम जनता के मुद्दे हल होंगे। अगर बहुमत की सरकार है तो तानाशाही करेगी। आप हमें बताओ, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 करोड़ रोजगार दे दिए होते तो 2 करोड़ काकरोच नहीं पैदा हो जाते। सब प्रॉब्लम तो इसी बात की है ना। मैं वही बार बार सवाल आपसे करता हूँ, हर नेताओं से करता हूँ, युवाओं से भी करता हूँ कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, नहीं मिला, है ना। फिर भी जीत जा रही है पार्टी बार बार। अभी हम लोग भी ग्राउंड पे रहते हैं तो सीधे कहा जाता है। आप हमको एक बात बताइए, आपके पास एंड्रॉयड फोन है? ठीक, आपका एंड्रॉयड फोन, आपने उसमें जीमेल आईडी डाली है? आपका जीमेल आईडी गूगल किसका है? फॉरेन का है, इंडिया का तो है नहीं। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी प्राइवेसी में है? कोई नहीं, कोई नहीं है। गूगल तो बैठ के वहां से आपका फोटो, आपकी कॉल डिटेल, आपका मेल सब कुछ देख रहा है ना। अगर हम बातचीत करते हैं तो भी फोन चले या ना चले लेकिन जाती है वॉइस। तो आप बताओ मुझे, क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? ईवीएम का मुद्दा ठीक है, मान लिया, कई सालों से चल रहा है, सरकारें वहीं से बन रही है अभी जो मौजूदा है। केंद्र की जो बहिष्कार क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, हम तो चुनाव का बहिष्कार करने को तैयार हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। चल रही है अंदर खाने ये सब बात चल रही है। अगर इस बार बैलेट से चुनाव नहीं होता है तो जो विपक्षी या इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं कि चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मलाई मिले, वो चाहता है कि उसको सत्ता का सुख मिले और जो वास्तव में काम करने वाला होगा, जो शोषितों वंचितों की बारे में सोचता होगा, वो सोचेगा कि हम सत्ता में आए तो उनके हक और अधिकार की बात करें। उनके घर अगर नाली नहीं बनी है, सड़क नहीं बनी है, पानी नहीं पहुंचा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हाँ, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, तो ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये उनको दें। ये एक वैचारिक व्यक्ति ही कर सकता है। और इस देश में
केंद्र की सत्ता की तरफ अगर देखा जाए तो वैचारिक व्यक्ति राहुल गांधी ही है। पढ़ा लिखा है, शादीशुदा भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग तो शादी करके जो है छोड़ के चले आते हैं, उसने तो शादी ही नहीं किया कि हाँ मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, बाकी जो करे वो करे। वैचारिक व्यक्ति है। लोगों ने उनको पप्पू घोषित कर दिया है। देखिए आप हमको बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी को बैठा दीजिए, एक तरफ राहुल गांधी को बैठा दीजिए। सही बात, मैं समझ। एक सवाल राहुल गांधी से पूछे, एक सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे, देखिए जवाब कौन देता है। इतने सालों में 2014 के बाद से अब तक 12 साल हो गए, कितनी बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं नरेंद्र मोदी जी? नहीं हुए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? किसी मुद्दे का जवाब दिया है उन्होंने? नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, जिसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो कहाँ से आपको जवाब देगा? किसी मीडिया को कोई इंटरव्यू देगा, साक्षात्कार करेगा, देगा? सीधी सी बात है। जिसके पास, देखिए ये लोग आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस हमेशा से वर्णवादी व्यवस्था पर उसने काम किया है। उसका कहना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें उन्होंने जातियां बना दी। और वो आज देखिए मछली मंत्रालय बना दिए हैं, कभी लोहार मंत्रालय आगे बना देंगे, कभी बढ़ई मंत्रालय बना देंगे, और उस जाति का एक नेता को मंत्रालय दे देंगे। बात समझ रहे हैं हमारी ना? अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, अरे हमारे जात के मंत्री हैं। राजभर जी को देख लीजिए, उल्टा सीधा जब भाजपा के साथ नहीं थे तो योगी और मोदी को कितना गरियाते थे। आज देख लिए चपके हैं, काहे लिए चपके हैं? इतना एक पाव तेल लेकर के ना ऐसे अथवा से रोज ऐसे हिलाते हैं। लोग कह रहे हैं कि भी चुनावी मंत्री लोगों ने कहा, इस बार कहा कि 2027 में जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया मऊ में, वो गाली गलौज वाले मैटर को लेकर के, तो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुन्नस खाई हुई है और इनको इस बार खत्म कर देगी। आपको लगता है क्या ऐसा कि 2027 में खत्म? भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल के ऊपर हाथ रखती है उसको धीरे से खा जाती है। वही हाल ओम प्रकाश राजभर का भी है। आप बिहार में जेडीयू को देखिए, नीतीश जी कहाँ है? राज्यसभा में जाके बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री बड़ा होता है, राज्यसभा बड़ा होता है। तो ये संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये लोग क्या है भारतीय जनता पार्टी के आगे? क्या है आप बता दीजिए। कुछ नहीं, जब चाहे तब ऐसे चम्मच में उठा के खा जाएंगे। भाई एक चम्मच के हैं ये लोग बस, और ये लोग चमचे ही हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका परिवार सेट रहे। ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के लिए लगे पड़े हैं। आज हजारों करोड़ की संपत्ति है, जांच करवा ले केंद्र सरकार। ओम प्रकाश दिया भी था, दिया है ना। संजय निषाद का भी पेट बड़ा है। एक बेटा सांसद हो गया था, दूसरी बार हार गया, और फिर एक बेटा विधायक है, अभी उनकी बहुएं हैं, एक बड़ा बेटा है। तो अभी उनको भी परिवार को सेटल करना है ना, पहले परिवार उसके बाद समाज। चलिए आप आगे बात कर रहे हैं कि तो जहाँ तक आपकी बातों से लगा कि आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुजन समाज पार्टी की भी नीतियों से भी आप पसंद है और राहुल गांधी कांग्रेस की नीतियों से भी पसंद है। अखिलेश यादव पर एक बहुत तगड़ा हमेशा से आरोप लगता है कि हिंदू विरोधी हैं और राम मंदिर नहीं गए, जय श्री राम नहीं बोलते हैं। इवन यहाँ तक कि अब वो जय श्री कृष्ण बोलने से भी कतराते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब अगर वो हिंदू हैं तो फिर उनको जय श्री राम बोलने में क्या ही मतलब प्रॉब्लम आ रही है? बस मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, जय श्री राम एक राजनीतिक नारा है जो भारतीय जनता पार्टी पुराना है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। और जय श्री राम बोल के लोग घुसा देते हैं चाकू। हम बोलते हैं, हम जय सिया राम बोलते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी भी जय सिया राम बोलते हैं, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते हैं क्यों? अच्छा ये बताइए, उनका मंदिर जाते हुए आपने फोटो वीडियो नहीं देखा है? पूजा करते हुए फोटो वीडियो नहीं देखा है? बनारस में काशी विश्वनाथ में नहीं देखा है? तो कैसे आप कहते हो वो हिंदू विरोधी हैं? कई बार डिबेट में भी उन्होंने इस तरीके से बात किया। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदू ये किसी के कहने से कोई प्रूफ नहीं करेगा। अगर हमारा जन्म किसी हिंदू परिवार में हुआ तो ये हमारी गलती थोड़े है। किसी का किसी मुस्लिम परिवार में हुआ तो ये उसकी गलती नहीं है, ठीक है। इस बेस पे उसको टारगेट करके कुछ कहना, कुछ बोलना, ये बिल्कुल गलत धारणा है। वो पैदा हुआ है, उसकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये संवैधानिक अधिकार हमको दिया गया है कि हमारी धार्मिक निजता जो है वो उस पर कोई हमला नहीं कर सकता। हम चाहे तो हिंदू में हैं तो हिंदू में रहें, नहीं तो हम अपना धर्म बदल भी सकते हैं। आप अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी करने का अधिकार नहीं है सौरभ जी। विरोध कौन कर रहा है? अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि मंदिर बनने से पुजारी पैदा होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप हमें बताओ, मंदिर बनने से पुजारी ज़्यादा बढ़ेंगे, भिखारी ज़्यादा बढ़ेंगे?
और मंदिर बनाया गया उसके जगह पे। अच्छा एक बात बताओ, रोजगार भी तो बढ़ते हैं ना, क्या रोजगार बढ़ता कहीं है? नहीं बढ़ते हैं। क्या मालिक का बढ़ेगा? ट्रेवल्स बढ़ता है, मालिक का बढ़ेगा, वहाँ पे जितने लोग दुकानें लगाएंगे उनका बढ़ेगा, जो लोग आए जाएंगे उनका बढ़ेगा, जितने उसमें पूजा की सामग्री जो खरीदी जाती है उसमें रोजगार बढ़ेगा। ये इस रोजगार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं, संतुष्ट तो नहीं है ना। नहीं, संतुष्ट तो नहीं कहा जा आप सकता। हमको बताइए, आप नौकरी वाले रोजगार से संतुष्ट हैं कि सड़क पे बैठ के फूल बेचने वाले रोजगार से आप संतुष्ट हैं? संभव नहीं है ना कि सबको नौकरी। जवाब दीजिए पहले। आप नौकरी वाले रोजगार से संतुष्ट हैं कि सड़क पर आपको फूल बेचना पड़े उस रोजगार से संतुष्ट हैं? फिर तो कुछ कहा जाता है। जवाब आप जवाब दीजिए। नहीं, नौकरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो वो मजबूरी में जाके वहाँ फूल बेचता है कि मंदिर बच गया, चले मेरे बन गया है, चले 2 वक्त के लिए रोटी मेरे घर वालों के लिए हो जाएगी, मजबूरी में जाके बेचता। दिन भर फूल बिकता है? नहीं बिकता है ना। ट्रैवल्स हमेशा नहीं चलता है, नहीं चलता है, ठीक है। तो वो 2 वक्त के इंतजाम के लिए जाता है, जो भी जाता है मजबूरी में जाता है। आज की स्थिति देख लीजिए ना, आज तो फूल भी बेचने के लिए नहीं मिल रहा है, इतना महंगा फूलों कर दिया है। मंडी से लोग, जो गरीब किसान है वो नहीं खरीद सकता है। महंगाई पर आपने बात किया तो लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो वेतन भी बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती है। अच्छा हमको एक बात बताइए, लगभग 150 करोड़ यहाँ की जनता है ना? उसमें कितने करोड़ लोगों के पास रोजगार है, मतलब सरकारी नौकरी जिनका वेतन लोग कह रहे हैं बढ़ रहा है? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ होंगे। बाकी 50 करोड़ कैसे खाएंगे? उन्हीं का परिवार है क्या? जो 50 करोड़ नौकरी कर रहे हैं या 10 करोड़ नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं का परिवार है पूरा 150 करोड़ है? नहीं है ना। तो उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही ना, उनके लिए भी महंगाई उतनी ही है जितनी महंगाई इनके लिए है, जिनकी सैलरी बढ़ रही है। लॉजिक मुद्दों पर ये कभी बात नहीं करेंगे कोई भी। इनका प्रवक्ता बुला लीजिए मीडिया चैनल पे, कहीं भी डिबेट में देख लीजिए, एक खाली उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं, सीधी सी बात। चलिए कैसे कैसे खत्म किया जाएगा आप लोगों के जो विकास में प्लान है वो किस तरह से आप लोग धरातल पे आ रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? देखिए, खत्म करने का मतलब ये है कि हम तो पहले सम्मान अधिकार की बात करते हैं। संभव है? हो सकता है, अगर इस देश की सरकार चाहे, प्रदेश की सरकार चाहे, तो सबको समान हक मिल सकता है। कैसे? एक गरीब किसान का बेटा आज नीट का हालत देख लीजिए, IIT का हालत देख लीजिए, कहीं किसी को MBBS में एडमिशन कराना देख लीजिए, फीस कितनी बढ़ा दी गई है। पहले के जो सरकारें रही हैं उसमें इतनी फीस नहीं थी। एक गरीब किसान का बेटा, ठेला चलाने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा भी IIT कर लेता था, MBBS कर लेता था, लेकिन आज नहीं कर सकता। हम उसकी बात करते हैं, पढ़ने का सबको समान अवसर मिले, अधिकार मिले, रोजगार का सबको समान अवसर मिले। आज जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें देख लीजिए कॉलेजियम से जज लोगों की भर्ती होती है। आपने कभी देखा है? जैसे एक जज हो गया तो उसका खानदान है 7 पीढ़ी जजे होगा, उसी में वो नौकरी करेगा, पा जाएगा आराम से। यही कॉलेजियम सिस्टम, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको परीक्षा से होना चाहिए, ठीक है। IAS का इंटरव्यू होता है, आप देखे होंगे, आपने मीडिया में काम करते हैं, आपको पता होगा कि अगर टाइटल नाम के आगे टाइटल OBC SC ST का है, ठीक है, तो रिटन में बहुत बढ़िया किया है, रिटन में 400 नंबर पाया है, वाइबा 100 नंबर का है तो उसको 30 नंबर दिया जाएगा। और कोई सवर्ण है, कोई सामान्य वर्ग का है और 300 नंबर पाया है, ठीक है, और 100 नंबर का वाइबा है, ठीक है, तो उसको 80 को नंबर दे करके उसको ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इंटरव्यू में भले हो, जिसका मेरिट, जिसका बेस नहीं है, वो इंटरव्यू में कैसे 100 में से 80 नंबर पा जाएगा, 90 नंबर? बड़ा टॉप का आपने इस बात का जिक्र किया है। ये वाकई में कई जगह हमने इस बात को सुना है कि रिटेन जब वो बेहतर निकाल करके वाइबा तक पहुंच जाता है तो वहाँ से वो बैक कैसे हो जाता है। लोग कहते हैं कि रिटेन अगर उसने दिया हुआ है तो कोर्ट में वो उसको चैलेंज कर सकता है कि हमारी कॉपी को जांचवाई जाए दोबारा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फेल किया जाए। लेकिन वाइबा वाले में शायद ये चीज़ें नहीं है। वाइबा जो इंटरव्यू होता है वो तो हमको लगता है कि कैमरे की निगरानी में होना चाहिए। ये नहीं लगता है कि वाइबा का जो ये सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए कि ये इसीलिए लाया गया था। ये इसीलिए लाया गया है ये, क्योंकि जो वाइबा लेने वाले हैं उसमें जो कमेटी बनती है उसमें कभी आपने देखा है कि कोई OBC SC ST का व्यक्ति है? वो तय करते हैं कि मतलब कौन इंटरव्यू लेने वाला कोई OBC SC ST का बैठता है वहाँ पे? नहीं बैठता है। जब सामान्य वर्ग का व्यक्ति बैठेगा, आप ही अगर बैठे हो तो आप पहले प्रेफर नहीं करोगे क्या है हम हमारे समाज के बा पहले के दे दें, कितना बा
हैं? तो होता है, दिमाग में आता है, लेकिन एक स्वच्छ कमेटी बने जो सबके अधिकार की बात करे। क्या सौरभ जी इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं, कभी इस पर आप लोगों ने मतलब ये गहन विचार इस पे आप लोगों ने किया, मंथन किया कि मतलब ये इतनी बड़ा सिस्टम को बदलने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए या फिर बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव मिनटों में भी हो सकता है, लेकिन वो बदलाव जो है ना, वैचारिक बदलाव नहीं होगा। उसमें अगर सारे नेता इकट्ठा होकर के इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ईवीएम नहीं आना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है, आईएएस में इंटरव्यू नहीं चलेगा, तो क्या सत्ता की औकात है? कर लेगी? नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से डर है। इसी ओवैसी क्या ईवीएम का विरोध करेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद ईवीएम का विरोध करेंगे? क्या बहन मायावती ईवीएम का विरोध करेंगी और वो कहेंगे कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी अगर ईवीएम हटाया गया तो? इन तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपका आइडिया क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक ओवैसी की बात है, ओवैसी का काम है कि वो मुसलमान करके हर प्रदेश में जाते हैं और 2-4-5 सीट अपनी तो ले लेते हैं, उसके बाद जो विपक्ष होता उसी को कमज़ोर करते हैं। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर वो सत्ता के इशारे पे नहीं चलो, इतना बोलते हैं वो, इतना बोलते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, क्यों? पाले हुए हैं वो भी। तो जब यूनिटी है ही नहीं है इंडिया गठबंधन के पास में, तो कैसे सत्ता पक्ष? वो इंडिया गठबंधन के थोड़ी, वो इंडिया गठबंधन को है लगता है कि ये लोग एक साथ मिल जाएं तो आसानी से हरा सकते हैं। मिल जाएंगे तो और आसान होगा। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है सौरभ भाई कि मतलब एक पार्टी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई हैं। एक पार्टी कहाँ से एक पार्टी है? एनडीए छोटे से हैं सब, जो वामपंथी दल है ना, एनडीए मुख्य जो दलें हैं जो टक्कर दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, ऐसे आपकी पार्टी की बात कर ली जाए, तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो मतलब ये टक्कर दे सकती हैं, लेकिन सबको एक साथ होना पड़ रहा है एक को हराने के लिए। लोग कहते हैं कि एक शेर को हराने के लिए सारे के इधर इकट्ठा हो गए, ऐसे लोग सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं लोग। देखिए, शेर तो जानवर होता है और शेर यहाँ कोई नहीं है। आप शेर नहीं, आपको हम शेर कहें तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, वो तो इनडायरेक्टली हम आपको जानवर कह रहे हैं, ठीक है? तो वो कोई शेर और नहीं है, ठीक है? वो गीदड़ों का झुंड है जो एक गीदड़ को शेर की खाल पहना के शेर बनाया हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, गीदड़ों का झुंड है। अच्छा, आप मीडिया में हैं, मुझे तो बताने में ये नहीं समझ में आ रहा है, तमाम तरीके की वीडियोस बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होते हैं, सीनियर के, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में। भ्रष्टाचार के कितने आरोप आते हैं, कभी आपने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई देखी है? इससे साफ जाहिर होता है कि इस सत्ता की, इस पार्टी की, सत्ताधारी दल की मंशा क्या है, वो किनको बचा रही है और किनके हक के लिए काम कर रही है। सीधी सी बात है, समझ लेना चाहिए। ये तो वही है, गागर में सागर भरने के हिसाब से थोड़ा सा बोलो, आदमी अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। भाषण देने के लिए तो कई घंटा बोला जा सकता है। इसमें कितनी सीटों से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी हमारी जो विचारधारा है, हमारे मुखिया की जो विचारधारा है, वो ये है कि हम अपने मुद्दों के साथ लड़ेंगे। और अभी तो हमारा जो निषाद आरक्षण का मुद्दा है, 17 जातियों का, उपजातियों का जो मुद्दा है, वो ये है कि हमारे मुखिया ने डॉक्टर संजय निषाद को 6 महीने का टाइम दिया हुआ है, अल्टीमेटम जिसको कह सकते हैं, कि 6 महीने में आप आरक्षण लेके आ जाओ, हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपको जितनी सीटें मिलेंगी उसमें से आधी सीटें आप लड़ाओगे, आधी सीटों पर हमारी पार्टी के लोग लड़ेंगे, ठीक है? और अगर आप नहीं ले आते हो तो आप एनडीए को लात मारो, आप हमारे साथ आओ, इंडिया गठबंधन में आपकी पैठ करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं और दोनों भाई मिल करके यहाँ चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद इनको भगाते हैं और 27 में यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं यूपी में, और 29 में टारगेट करके राहुल गांधी को बिठाते हैं वहाँ। तो 29 से 27 2 साल में, जो 29 में अगर हम राहुल गांधी को वहाँ बैठा लेते हैं तो जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको अधिकार दे दिया जाएगा। आजमगढ़ में एक विधानसभा है अतरौलिया, वहाँ से आपने चुनाव लड़ा था, कुछ वोट मिले आपको। हारने की मुख्य वजह क्या हो सकती थी सौरभ निषाद की? वो कहाँ कैसे हार गए वहाँ से, और क्या उन्होंने कमी पाया और क्या एनालिसिस किया कि मतलब फिर से उसको सही किया जा सके? देखिए, हारने की वजह कई हो सकती हैं, उसमें से मुख्य वजह यह है कि देखिए 2021 में पार्टी यहाँ पे लॉन्च हुई और 22 में ही चुनाव था, समय कम। और हमारी जहाँ तक बात की जाए तो सबसे आखिरी टिकट पार्टी का मुझे दिया गया था, मात्र 25 दिन बचे हुए थे वोटिंग में। उस समय में मैंने सब कुछ कागजी कार्रवाई कंप्लीट करके जनता के बीच जा करके 4थे नंबर पे हम वहाँ रहे
हमसे कम वोट कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को मिला है, तो सपा के बाद भाजपा, बसपा के बाद वीआईपी पार्टी है। आज भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो जब 25 दिन में हम इतना हंगामा कर सकते हैं, तो हम अगर वहाँ 2-4 साल बिता देंगे तो सीट हमसे कोई छीन पाएगा? 5 साल बीत गया, तैयारी है इस बार? नहीं, अभी देखिए स्पष्ट है, हमने कहा आपको कि हमारी जहाँ तक प्लानिंग चल रही है इंडिया गठबंधन के साथ, और यहाँ वहाँ पर मौजूदा विधायक हैं संग्राम यादव जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो सीट हमको मिलेगी, क्योंकि वो कई बार से विधायक हैं, उनके पिताजी भी जो है मंत्री रहे, वहाँ उनका बढ़िया जो है राजनीतिक क्षेत्र बना हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? हम एक सीट पर अपना सीट खोने का काम क्यों करें? मान लीजिए अब भारतीय जनता पार्टी है तो कहीं ना कहीं कोई पेच न करके कर देगी। अब पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है 2017 में कन्हैया निषाद वहाँ से चुनाव लड़े थे भाजपा से, मात्र 1700 वोट से हारे थे। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि वहाँ निषादों की कितनी पैठ है। निषाद चाहे तो वहाँ विधायक बन सकता है, और निषाद एक दिन वहाँ विधायक बनेगा, और बना भी था। विभूति निषाद जी का नाम आप सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो दौर फिर आएगा, बनेंगे, वहाँ से विधायक बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमियां हैं, जो हमने काम नहीं किया है, उस काम को करेंगे, लोगों के बीच में जगह बनाएंगे, लोगों के दिलों में बसेंगे, विधायक बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।